नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आरबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा विगत 28 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज सॉल्व्ड प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 70 से 80 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आगे के प्रश्नों पे बढ़ेंगे। हाँ, और यहाँ हम एक और बात बताना चाहेंगे कि यह वीडियो न सिर्फ बीपीएससी बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उपयोगी है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम अपने वीडियो पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 81 कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो चलिए बताइए, कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात राजनीतिक नीतियों पर। अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इस प्रकार कौटिल्य का रचित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 कहता है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो चलिए बताइए, पूर्व के प्रश्नों की तरह ही कौटिल्य का पुस्तक किस शास्त्र पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। अर्थात कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में शासन कला के सिद्धांत एवं उसके अभ्यास के विषय पर आधारित है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और व्यवस्था की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत अर्थात जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में शासन के सिद्धांतों और उसके अभ्यास पर आधारित है। आइए अब आगे के प्रश्नों में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 कहता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो चलिए बताइए, मेगास्थनीज की पुस्तक में वह मौर्य साम्राज्य के समाज को कितने वर्गों में बांटा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 7। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। इस प्रकार मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 कहता है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पूर्ववत प्रश्नों के समान ही है। तो चलिए बताइए, मौर्य समाज को जो 7 वर्गों में बांटने का उल्लेख है वह किस पुस्तक में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि आपने पूर्व के प्रश्नों में देखा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 कहता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो चलिए बताइए, सुप्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस अर्थात मैन्यूस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है जो हाथों से लिखा गया है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसमें लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसमें भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख है। अर्थात पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक अनाम यात्री द्वारा लिखा गया है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 कहता है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो चलिए बताइए, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के पूर्ण प्रशासन का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूर्ण वर्णन मिलता है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है,
पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पर्याप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा करता था। इस प्रकार पाटलिपुत्र का प्रशासन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में वर्णित है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 कहता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चलिए बताइए वह कौन महान शासक था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए अब आगे इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः सही उत्तर ऑप्शन ई है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 कहता है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो चलिए बताइए निम्न में से किस शासक ने स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम व्यापक प्रचलन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात विम कड़फिसस। कुषाण शासक विम कड़फिसस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कड़फिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। इस प्रकार कुषाण शासक विम कड़फिसस ने भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 कहता है कला की गांधार शैली निम्न समय में से फली फूली? तो चलिए बताइए गांधार शैली किस के शासनकाल में फली फूली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाणों के समय गांधार शैली पूर्ण रूप से फली फूली। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला गांधार शैली तथा दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। इस प्रकार गांधार तथा मथुरा कला शैली का पूर्ण विकास कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ। आइए अब आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 कहता है इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यह बहुत इजी प्रश्न है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन से हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकाओं का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभास शास्त्र नामक टिक्काओं से संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।